नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में हम इंटरनेशनल रिलेशन आईआर की जो पीटी 365 की जो बुकलेट है ना, उसको आज पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है, अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी टॉपिक्स इसमें है ना, उन्हीं को मैंने हाईलाइट कर रखा है और उन्हीं को सिर्फ पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और बाकी अगर ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ है, अगर ये आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, उसको आप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हाईलाइटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी और उससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जिससे जो आने वाली क्लासेज हैं उनकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और अपन एक अनाउंसमेंट कर चुके हैं, मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था। 1 मार्च से जो पीटी प्रीलिम्स के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, उन सब की मैराथन क्लासेस लेकर के आने वाले हैं अपन। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा चैनल पर, अच्छे से रिवीजन करेंगे और साथ साथ इस बार प्रीलिम्स को क्रैक करके रहेंगे। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो है यूएनएटी पहल को लेकर के। ये क्या है समझना है। देखिए, पहले टॉपिक के रूप में अपन संगठन जितने भी है ना, मल्टीलेटरल संगठन, ठीक है, जो बहुपक्षीय संगठन है उनको पढ़ेंगे। तो उसमें पहला क्या है, यूएनएटी। अब ये क्या था, ये है, इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है। देखिए, अब इस पहल के बारे में क्या है, ये पहल किससे रिलेटेड है। ये था यूएन की 80वीं वर्षगांठ मनाई, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा इसको शुरू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र, और उसमें जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके कामकाज को सरल बनाना है, उनको प्रभावी बनाना है, सशक्त बनाना और प्रासंगिकता को पुनः स्थापित करना है। मतलब जिस लिए यूएन की स्थापना हुई थी, उस प्रासंगिकता को फिर से स्टैब्लिश करना है। ठीक है, ये चीज है। तो यूएनएटी का सीधा सा मतलब क्या है, अगर आपको पूछ ले, एक वन लाइनर में पूछ ले, तो सिंपल सा मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के कामकाज को सरल और प्रभावी बनाना। ठीक है, अब देखिए यूएन के बारे में पढ़ते हैं। यूएन क्या है, देखिए 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के रूप में इसको हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, इसमें वर्तमान में 193 देश है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक है, अब देखिए, अब यूएन में टोटल कितने अंग है इसके, टोटल है 6 अंग। ठीक है, लेकिन जो एक अंग है ना, न्याय परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको 1994 से इसको निष्क्रिय कर दिया गया। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, महासभा जिसे कहते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर संयुक्त राष्ट्र में यूएन में अगर कोई यूएन का कोई सदस्य है, इसका मतलब क्या है, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सदस्य पक्का होगा। ठीक है, इन सब सदस्यों के पास एक समान वोट का अधिकार होता है। और ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, जो सुरक्षा परिषद, उसके अस्थायी सदस्य जो होते हैं, उनका चुनाव भी कौन करती है, यूएन जी है। ठीक है, जनरल असेंबली। सिंपल से समझना है, यूएन में टोटल 6 अंग थे, उसमें से एक निष्क्रिय हो गया 1994 से। ठीक है, अब बचे 5। पहला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूएन का कोई सदस्य है, इसका मतलब वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सदस्य होगा ही होगा। सबको समान वोट का अधिकार है। जैसे कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसमें वीटो पावर है 5 देशों के पास। ठीक है, लेकिन जनरल असेंबली में जितने भी सदस्य हैं ना, सबका एक वोट एक समान है, सबका महत्व समान है। ठीक है, और जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो अस्थायी सदस्य होते हैं ना 10, उनका चुनाव भी जनरल काउंसिल या फिर जनरल असेंबली द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 तो स्थायी सदस्य। ठीक है, P5 जिनको कहते हैं, वीटो पावर है इनके पास। और 10 है निर्वाचित या फिर अस्थायी सदस्य कहते हैं, जिनको जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इसका सिंपल सा मतलब है, सिक्योरिटी काउंसिल क्यों बनाई गई है, शांति बनाए के रखना विश्व स्तर पर और सुरक्षा को बना करके रखना। ठीक है, इकोसॉक क्या है, देखिए, इकोसॉक है 54 सदस्य का एक संगठन, जिसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों का समन्वय करना। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, ये न्यायिक अंग है यूएन का, जिसका जो देशों के बीच में जो विवाद होते हैं ना, उनको निपटाने का काम ये करता है। और इसका हेडक्वार्टर का है हेग। ठीक है, ये कहाँ पर है, किस राष्ट्र में है, इसको आप कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट करना कि हेग कहाँ का है, मतलब किस देश का ये शहर है।
न्यास परिषद 1994 में निष्क्रिय हो गई थी। सचिवालय जो है ना, सेक्रेटरीट, ये यूनाइटेड राष्ट्र महासचिव इसके प्रमुख होते हैं और ये प्रशासनिक और समन्वय से जुड़े कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए बहुत बार सवाल में ऐसे आता है कि ये यूनाइटेड नेशन की विशिष्ट एजेंसी है, इससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए 15 संगठन ऐसे हैं जो यूएन से इनडायरेक्टली डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, आईसीएओ, आईएफएडी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, मॉनेटरी फंड आईएमएफ, ठीक है, आईएमओ जो मौसम विज्ञान से रिलेटेड है, आईटीयू, यूनेस्को जो है, ठीक है, यूनिडो, यूएन टूरिज्म, यूपीयू, डब्ल्यूएचओ, वीपो और डब्ल्यूएमओ और विश्व बैंक। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, विशिष्ट एजेंसियां हैं जो यूएन से जुड़ी हुई है। अब पढ़ते हैं अपन सुरक्षा परिषद को थोड़ा सा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकती है। एमसीक्यू बनेंगे ना तो इसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स आपके बना लेना है साथ ही साथ में। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी जो सदस्य के रूप में 5 देशों का अभी हाल ही में चुनाव हुआ है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से इसको एक के रूप में स्थापित किया गया था। 15 सदस्य होते हैं, 5 तो होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी, 10 होते हैं। ठीक है, जो 5 देश है ना उनको वीटो शक्ति का अधिकार है, मतलब कि अगर कोई भी जनरल असेंबली या फिर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी वोटिंग हो रही है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अगर इन 5 में से किसी एक देश ने बोल दिया कि भाई मैं इसके खिलाफ हूं, तो वो प्रस्ताव वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, और 10 अस्थायी जो सदस्य है, इसको आपको पता है जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किया जाता है और 2 वर्ष की अवधि के लिए इसका निर्वाचन होता है। भारत अभी तक कितनी बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, तो 8 बार ये भारत निर्वाचित हो चुका है अभी तक, जिसमें हालिया जो कार्यकाल था वो 2021 से 22 तक का था। ठीक है ना, अब देखिए सुधार के प्रस्ताव भी हुए। G4 राष्ट्र भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने कुछ सुधार के रास्ते बताए थे कि भाई ये वीटो पावर हटनी चाहिए, भारत जैसे जो विकासशील देश है उनको भी शामिल कर लेना चाहिए, जो अफ्रीका है उसकी भूमिका को बढ़ाना चाहिए। देखिए लेकिन क्या है, सुधार के रूप, ये कॉफी क्लब है ना, ये पूछा हुआ है, आपको याद रखना है प्रीवियस ईयर में। कॉफी क्लब क्या है कि जो यूएन में जो सुधार की बात करते हैं ना, उनका विरोध कर देते हैं कि नहीं, यूएन में कुछ भी सुधार नहीं होना चाहिए, सब ठीक तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें। अब क्या है, इकोसॉक, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, भारत 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए यूएन जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है ना, उसका सदस्य चुना गया और इसकी सदस्यता 5 क्षेत्रीय समूहों को समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित किया गया। देखिए सिंपल से समझना है, इकोसॉक क्या है, ये 1945 में स्थापना हुई थी इसकी, यूएन के 6 अंगों में से एक था। ठीक है, और इसका जो सिंपल सा जो उद्देश्य था ना, वो क्या है, संधारणीय विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, जो जितनी भी एजेंसियां यूएन की, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन लाना, और जो नीतिगत सिफारिशें होती है ना, उनको प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन करवाता है, इकोसॉक, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, नाम में ही दिख रहा है। आर्थिक एवं सामाजिक का मतलब क्या है कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम क्या होने चाहिए, उनमें नीतियां कैसे लागू होनी चाहिए, ये सारा काम इकोसॉक का है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। ठीक है, अब देखिए ये समझौता, पहली बात तो बाध्यकारी नहीं है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि जो संघर्ष और उत्पीड़न के कारण विस्थापित लोग हैं ना विश्व स्तर पर, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करना। ठीक है, और इनको 2 बार 1954 और 1981 में नोबेल जो शांति पुरस्कार है वो भी मिला हुआ है। ठीक है, यूएनएचसीआर को, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल, या फिर जो उच्चायुक्त है। ठीक है, यूएन रेफ्यूजी एजेंसी कह सकते हैं इसको, रेफ्यूजी जो होते हैं, रेफ्यूजी यानी शरणार्थी, उनकी एजेंसी है। ठीक है, उनके अधिकारों की रक्षा करनी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को, जिसका अपन कहते हैं ना यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ठीक है, देखिए
न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो यूएसए है ना, इसने यूनेस्को से दूर होने की या फिर यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की थी। एक और संस्था थी WHO, ठीक है, वहां से अपने यूएसए ने बोल दिया था कि हम WHO में नई भागीदारी करेंगे, हम बाहर हो रहे हैं। और एक पेरिस समझौता। तो इन तीन चीजों से अमेरिका बाहर निकलने के लिए मतलब अपनी जो घोषणा है वो की है। ठीक है, ये तीसरी बार है जब अमेरिका ने इस संगठन से अलग होने की बात करी है। पहले 2 बार हुआ था, और जो वर्तमान राष्ट्रपति है ना, इन्होंने 2 बार बोल दिया है, पहले 1 बार हुआ था। ठीक है, यूनेस्को ने पहली बार किसी अरब नेता को महानिदेशक के रूप में नामित किया है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अरब नेता है जिनको महानिदेशक के रूप में इनको मतलब स्थापित किया है, इनको पद प्रदान किया है। ठीक है, यूनेस्को क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी। अपन ने पढ़ा था ना 15 एजेंसियां जो यूएन के साथ में जुड़ी हुई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसे में से एक है यूनेस्को। ठीक है, अब देखिए, शांति और सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में स्थित है। और जो विश्व धरोहर स्थल है या फिर मेन एंड बायोस्फीयर जो कार्यक्रम है, ये भी यूनेस्को ने चलाया। ठीक है, इसके तहत जो संरक्षण रिजर्व है, जो प्राकृतिक जो मतलब जो धरोहर है अपनी प्राकृतिक धरोहर, उनको संरक्षण करने का जो पूरा योगदान किसका है? यूनेस्को का। ठीक है, अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना क्या है? ये न्यूज में क्यों? देखिए, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना। ठीक है, UNTSO। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन, UNTSO की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिन्हें ब्लू हेलमेट भी कहते हैं। देखिए, ब्लू हेलमेट, ये बहुत बार सीडीएस और यूपीएससी में भी एक बार पूछा हुआ है कि ब्लू हेलमेट चर्चा में रहा था, ये किससे रिलेटेड है? तो सिंपल सी है, जो यूएन की जो शांति स्थापना वाली जो सेना है ना, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए, 1988 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कैपस्टोन सिद्धांत क्या कहता है इनका? कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के मार्गदर्शक सिद्धांतों और मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करेगा। ठीक है ना, ये भारत का योगदान इसमें अगर देखें तो देखिए, भारतीय थल सेना ने नई दिल्ली में एक यूएन शांति स्थापना केंद्र को स्थापित किया। ठीक है, और भारत पहला देश है जिसने 2007 में लाइबेरिया में पूरी तरह से महिला सैन्य कर्मियों से युक्त टुकड़ी भेजी है। ठीक है ना, कहाँ पर? लाइबेरिया में महिला टुकड़ी पहली बार। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, भारत 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया। ठीक है, भारत निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुआ है, और वर्ष 2026 से 28 के लिए तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए इनको चुना गया, भारत को 3 वर्ष का कार्यकाल। ठीक है, अब देखिए, ये सारी चीजें अपन पहले संगठन पढ़ेंगे, फिर लास्ट में जो प्लेसेस इन न्यूज है ना, प्लेसेस इन न्यूज वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि वहां से आपको पता है कि सवाल हर बार बनते हैं कि अगर कहीं पे संघर्ष हो रहा है, कहीं पे जो सैन्य ताकत है इन्होंने सत्ता को हड़प लिया है, तो वहां से डायरेक्टली सवाल पूछते हैं। तो लास्ट PYQ जब आप चेक करोगे तो 2 बार तो सिर्फ अफ्रीका से पूछ लिया है कि हाल ही में किस देशों में सैन्य सत्ता स्थापित हुई है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सारे सवाल आएंगे, लास्ट में अपन उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र के कुछ अन्य संगठन है जैसे UNTOC और UNCAC। अब ये क्या है? ये सीमा पार जो संगठित अपराध है उनसे निपटने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र की संधि है, 2000 में अपनाया गया था और 2003 से इसको लागू किया गया था। ठीक है, ये कुछ संगठन है और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह है, तो इनको आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने हाईलाइट कर रखी है ना, वही सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, ये क्या है? अब देखिए, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 1992 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में पर्यावरण और विकास दोनों दृष्टि से एक विशेष श्रेणी की मान्यता दी गई। ठीक है, अब ICJ है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, स्वच्छ, स्वस्थ एवं संधारणीय पर्यावरण एक मानवाधिकार है, मतलब कि लोगों के अधिकारों का, मानवाधिकारों की रक्षा। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य है कि मानवों के अधिकारों की रक्षा करना ICJ का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा क्या? उत्सर्जन को सीमित करना। अगर कहीं पर उत्सर्जित होना है तो ICJ कह सकती है कि उत्सर्जन को सीमित करो, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण मानवाधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। ठीक है, ICJ को 1945 में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य न्यायिक अंग के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, हेग नीदरलैंड, अपन ने पूछा भी था कि भाई हेग कहाँ पर है, तो नीदरलैंड का शहर है।
ठीक है। अब देशों के बीच में विवाद का निपटान करना, ठीक है। और देखिए आईसीजे सिर्फ उन्हीं मुद्दों की सुनवाई करता है जिसमें किसी देश ने स्वयं अनुरोध किया है कि हाँ हमारे बीच में ये समस्या है, उनको आप निपटाने की कोशिश कीजिए। मतलब आईसीजे के पास अपनी खुद की शक्ति ऐसी नहीं है कि वो दो देशों के बीच की जो झगड़े हैं उनको सुलझाएगा, नहीं। देश जब अपने स्तर पर कहेंगे ना तभी वो सारे मामले सॉल्व होंगे। 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए इनको चुना जाता है, ठीक है। न्यायाधीश जो होते हैं ना वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और किसी भी सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ कहते हैं जिसको, ठीक है। देखिए आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है ना वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। अब ये उत्पत्ति कैसे हुई थी? आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों की स्थापना 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन जिसे ब्रेटन वुड्स, ठीक है ना, ब्रेटन वुड्स के अपन ने पढ़ रखा है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के साथ में इसकी स्थापना हुई थी। और आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों को ब्रेटन वुड्स संस्थान भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है? आर्थिक और वित्तीय स्थिरता, ठीक है, मुद्रा कोष का, आईएमएफ का, भुगतान संतुलन, अल्पकालिक और मध्यकालिक जो ऋण है, लोन है, वो प्रोवाइड करवाना, बेहतर आर्थिक नीतियों को लागू करने में मदद करना, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, ये इत्यादि। भारत सदस्य है, 191 सदस्य, उसमें से भारत भी एक सदस्य है। और विश्व बैंक का सदस्य आपको अगर बनना है ना तो उसके लिए सबसे पहले आपको आईएमएफ की सदस्यता लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो? मतलब कि विश्व बैंक में अगर आपको शामिल होना है तो आपको आईएमएफ की सदस्यता लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप विश्व बैंक की सदस्यता को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये किस तरीके से काम करते हैं ये आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये समझना है कि स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, भारत सदस्य है या नहीं है, ठीक है, ये चीज। अब देखिए ये जो कुछ आईएमएफ के जो फंड के या फिर जो ऋण के कुछ साधन है कि जनरल रिसोर्सेज अकाउंट क्या होता है, यानी कि मतलब किसी भी देश को अगर ऋण चाहिए ना तो बाजार आधारित ब्याज दरों पर मिल जाएगा, इसे क्या कहेंगे? जनरल रिसोर्सेज अकाउंट। पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, इसमें क्या निम्न आय वाले जो देश है ना, जो गरीब देश है, उनको रियायती वित्तीय सहायता मिलती है, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर बहुत लंबे समय के लिए ये सारी ऋण की व्यवस्था लाई गई है, जो विकासशील देश है या फिर कम आय इनकम ग्रुप वाले जो देश है ना उनके लिए, ठीक है। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, ये क्या है? बहुत जो जो बहुत ज्यादा अल्प अल्प विकसित देश है उनके लिए बहुत कम ब्याज दरों पर ये ऋण प्रोवाइड करता है आईएमएफ, ठीक है ना, ये पढ़ लेना। एससीओ क्या है? एससीओ न्यूज में क्यों था? एससीओ इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसका 25वां शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित हुआ है, तियानजिन में, ठीक है। अब ये पूछ सकता है वन लाइनर में या फिर मिलान में पूछ सकता है कि तियानजिन किस किस देश का शहर है ना, शहर दे के और देश देकर के इसको मिलान करने के लिए पूछ सकता है। 2025-26 के लिए एससीओ की अध्यक्षता किर्गिज गणराज्य को सौंपी गई है, ठीक है। इस बार चाइना ने करी थी, अब किर्गिस्तान इसकी नेक्स्ट जो अध्यक्षता है ना वो करेगा। लाओस को एक भागीदार के रूप में स्थापित किया और एससीओ में अब 27 देश है, ठीक है, 10 तो सदस्य और 17 भागीदार है, और लाओस अभी लेटेस्ट भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। भारत 2005 में पर्यवेक्षक बना और 2017 में पूर्ण सदस्य बना, ठीक है। भारत 2005 में पर्यवेक्षक बना था और 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। ओके अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या चीज दे रखी है, ठीक है। एससीओ सदस्य अब चीन की बेई दो उपग्रह जो प्रणाली है ना उसका उपयोग कर सकते हैं, ये चाइना ने अपनी तरफ से किया है, ठीक है। और ठीक है अब देखिए एससीओ के बारे में पढ़ते हैं। एससीओ 1996 में संघाई 5 व्यवस्था से शुरू हुआ था और औपचारिक रूप से 2001 में संघाई शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है, 2001 में ऑफिशियली। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच में विश्वास, मित्रता, पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना, शांति, सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, ठीक है। 10 सदस्य देश आपको पता है, और अभी लेटेस्ट कौन कौन से हुए? 8 थे, 8+2 हुए, एक तो हुआ ईरान और एक हुआ बेलारूस। तो ये आपको याद रखना है कि ये पूछ सकता है कि हालिया, मतलब एक स्टेटमेंट आपको सवाल में ये दे देगा कि हाल ही में ईरान और इराक ये 2 देश एससीओ में शामिल हुए, तो नहीं इराक नहीं है, बेलारूस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको घुमा सकता है सवाल में। और जो इसकी संरचना उसमें रेड्स जो आपको पता है ना, जो आतंकवाद रोधी संगठन है संरचना है
वो भी इसी एससीओ के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो भी ताशकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, मतलब पर्यवेक्षक है एससीओ भी। ठीक है, ओके दोस्तों, जो अपना अगला टॉपिक है ना वो है मत्स्य पालन पर जो सब्सिडी से रिलेटेड जो भी चीजें थी ना, उस पे एक डब्ल्यूटीओ का समझौता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसका एक समझौता है। तो ये है क्या, देखिए डब्ल्यूटीओ के प्रमुख समझौते अपन देखते हैं, फिर पढ़ेंगे थोड़ा डब्ल्यूटीओ क्या है। उससे पहले ही पढ़ लेते हैं डब्ल्यूटीओ क्या है। देखिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में मराकेश समझौते के बाद में स्थापित हुई। ठीक है, और जो गेट चला आ रहा था ना उसकी जगह किसने ले ली है, डब्ल्यूटीओ ने 1995 में। ठीक है, पूर्व के दौर की वार्ताएं चली थी, उसके बाद में डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब ये वही देखिए, डब्ल्यूटीओ व्यापार से रिलेटेड संगठन है, तो व्यापार समझौतों को प्रशासनिक करना, व्यापारिक वार्ताओं के लिए मंच उपलब्ध करवाना, जो व्यापार से रिलेटेड जितने भी विवाद है उनका निपटारा करना। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय व्यापार नीतियां हैं उनकी समीक्षा करना, ये सारी चीजें डब्ल्यूटीओ करता है, और भारत 1995 से ही डब्ल्यूटीओ का सदस्य है। ठीक है, निर्णय कैसे लिया जाता है, आम सहमति के बेस पर, सभी से आम सहमति ली जाएगी सभी देशों की, और उसी के बाद में निर्णय लिया जाता है। ठीक है, एक पहल है 30-40। अगर ये पूछ ले सीधा, देखिए आ रखे हैं ऐसे सवाल, आप ये मत मानिए कि नहीं आ सकते। 30-40 क्या है, ठीक है। अब ये क्या, डब्ल्यूटीओ में जो 30वीं वर्षगांठ मनाई थी ना, उसके अवसर पर 30 क्रमिक सुधारों के लिए एक रणनीति थी कि किस तरीके से 30 सुधार डब्ल्यूटीओ में लिए जा सकते, तो वो 30-40 है, सिंपल सी बात है। ठीक है, कुछ समझौते हैं डब्ल्यूटीओ के वस्तुओं के लिए, सेवाओं के लिए और बौद्धिक संपदाओं के लिए। बौद्धिक संपदा से रिलेटेड आपको पता है ट्रिप्स है। ठीक है, सेवाओं से रिलेटेड जो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो विकसित देश विकासशील देशों को देते हैं, और ठीक है, और जो गेट था वो वस्तुओं से रिलेटेड था। तो ये सारी एक सारणी एक बार आप गो थ्रू कर लेना, बाकी सिंपल सी चीजें अपन ने समझ लिया डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए ग्रुप ऑफ सेवन क्या है। ग्रुप ऑफ सेवन क्या है, भारत ने कनाडा के कनानसिस्क में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन में एक आउट देश के रूप में भाग लिया। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, ग्रुप ऑफ सेवन क्या है, G7। 1975 में क्या हुआ था, कुछ ऊर्जा संकट आए थे। ठीक है, उसमें आर्थिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इन देशों ने मिल करके ये G7 ग्रुप बनाया। ठीक है, ये औद्योगिकृत लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक समूह है। ठीक है, ज्यादा औपचारिक नहीं, अनौपचारिक है। ठीक है, और जिसमें फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, यूके है, यूएस है, जापान और कनाडा। ठीक है, ये 7 देश है। कितने, 7 देश, जिसे G7 कहा जाता है। ठीक है, रूस देखिए 1998 से 2014 तक तो ये सदस्य था, लेकिन 2014 में क्या हुआ, उन्होंने जो यूक्रेन वाला क्षेत्र था ना, क्रीमिया क्रीमिया द्वीप प्रायद्वीप था, उसको एनेक्स कर लिया, तो फिर इसको इस ग्रुप से हटा दिया। फिर G8 से क्या हो गया, G7। पहले G8 था, रसिया भी इसमें शामिल था। ठीक है, देखिए इसकी कोई स्थायी संरचना नहीं है, ना कोई हेडक्वार्टर है, सिंपल सी बात है, चक्रीय साइक्लिक स्तर पर, और इसकी जो अध्यक्षता है उसको ग्रहण किया जाता है हर देश के द्वारा। ठीक है, ये था G7। अब देखिए एक एआई पहल स्टार्ट हुई है, G7 गवर्नमेंट एआई, GOV ग्रैंड चैलेंज। इसकी शुरुआत एक साझा G7 एआई नेटवर्क गेन को स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना करी है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव इंक्लूसिव नहीं नहीं इंक्लूसिव सप्लाई चेन इन्हांसमेंट एंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है, ये चीजें, ये सारी पहले किससे रिलेटेड है, G7 से रिलेटेड। खाद्य सुरक्षा एवं जो सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी अपुलिया फूड सिस्टम पहल स्टार्ट की है। ये जरूर याद रखना, आप थोड़ा सा इसको इसको ध्यान रखना है ना, एक बार इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। देखिए क्या है, अपुलिया फूड सिस्टम, ये किससे रिलेटेड है, G7 ने खाद्य सुरक्षा और जो सतत कृषि है ना इसको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखिए हालिया क्या हुआ है, जो ब्रिक्स है ना इसका 25वां सम्मेलन हुआ था, शिखर शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो पहला शिखर सम्मेलन था जिसमें ब्रिक्स के सभी 11 देश है ना, और 10 जो साझेदार देश है वो शामिल थे। पहला ऐसा शिखर सम्मेलन हुआ अभी तक जिसमें 11 सदस्य और 10 जो भागीदार है वो सभी शामिल हुए थे। ठीक है, और 17वां ये ब्रिक्स सम्मेलन था, और शिखर सम्मेलन 25वां था, वो मैंने अपने पहले पढ़ रखा। ठीक है,
देखिए हाल ही में नया सदस्य कौन है, इंडोनेशिया। नया साझेदार देश कौन है, वियतनाम। ये दोनों याद रखना, ये दो फैक्ट अच्छे से, ठीक है। और देखिए ब्रिक्स क्या है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना तो क्या मतलब, एक अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इसने ब्रिक शब्द दिया था, ठीक है। जो 2000 मतलब उस टाइम में जो तेज गति से जो विकसित हो रही अर्थव्यवस्था थी ना, उनको बोला था, ठीक है। अब इसमें कौन था, ब्राजील था, रसिया था, इंडिया था और चाइना था, ठीक है। लेकिन साउथ अफ्रीका बाद में नया देश ऐड होता है, जिसके बाद में ये ब्रिक्स बन जाता है, ठीक है। 2001 के बाद में, उसके बाद में साउथ अफ्रीका भी 2009 या 10 में शायद ऐड हुआ था, एक बार आप देख लीजिएगा इसको, है ना, ठीक है। मूल सदस्य 5 थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और फिर दक्षिण अफ्रीका को बाद में ऐड किया गया, ठीक है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई सदस्य बना है, कौन, इंडोनेशिया। सऊदी अरब ने अभी तक कोई भी औपचारिक निर्णय नहीं लिया है कि भाई वो ब्रिक्स में शामिल होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी कितने देश हैं, 10 तो सदस्य हैं, सॉरी 11 तो सदस्य है और 10 कौन है, भागीदार, ठीक है। ओके। ब्रिक्स की कुछ महत्वपूर्ण पहलों के बारे में बात करें, कुछ इनिशिएटिव जो ब्रिक्स ने लिए हैं, ब्रिक्स देशों ने लिए। एक तो क्या, 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई, जिसकी जो स्थापना थी वो शंघाई में होती है, ठीक है। अब वो अवसंरचना, सतत विकास से रिलेटेड सारे लोन देना, ये सारे काम होते हैं, ठीक है ना। और कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की स्थापना हुई, सदस्य देशों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करना। ब्रिक्स खाद्यान्न एक्सचेंज, ठीक है, निष्पक्ष कृषि व्यापार प्रणाली को विकसित करना, ठीक है। ब्रिक्स पे अभी बहुत न्यूज में था, तो ये क्या, सदस्य देशों ने जो भुगतान निपटान के लिए ब्रिक्स पे को यूज किया जाए, और जो अपन ने पता है ना स्विफ्ट सिस्टम है विश्व स्तर पर, उसको मतलब सरपास किया जाए, फिर उसका उपयोग कम किया जाए और ब्रिक्स पे को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक अपन ने पढ़ा था, 2014 में ब्रिक्स के तहत स्थापना हुई थी, ठीक है। अभी अल्जीरिया क्या है, एनडीबी में 9वां सदस्य बना है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में अल्जीरिया नया सदस्य बना है, जिसका मुख्यालय क्या, संघाई चीन, ठीक है। अब देखिए एशियाई विकास बैंक मनीला में है, एशिया अवसंरचना निवेश बैंक बीजिंग चीन में है, अफ्रीकी विकास बैंक अबिजान कोट आइवरी। ये तीनों आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। भारत इसका भी सदस्य है, भारत एक पूर्ण सदस्य है, भारत तीनों का सदस्य है, ठीक है ना। इसको एक बार आप थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिएगा ऊपर ऊपर से, ठीक है। अब पढ़ते हैं बिम्स्टेक को। बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। मतलब कि जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जितने भी देश है ना, उन देशों के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। सुर्खियों में क्या था, क्योंकि थाईलैंड की अध्यक्षता में बैंकॉक में इसका छठा सम्मेलन हुआ है, छठा शिखर सम्मेलन, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र, भारत ने आपदा प्रबंधन, संधारणीय समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा, कृषि में अनुसंधान एवं परीक्षण से रिलेटेड ये सारे चीजें केंद्र स्थापित किया। बिम्स्टेक कृषि सॉरी उत्कृष्टता केंद्र। बोधी क्या है, मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक है, ठीक है। प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति प्रदान करना युवाओं को, कुशल जो कौशल विकास है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए ये सारी योजनाएं स्टार्ट की गई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत क्षेत्र की में इसकी आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक पायलट दिन स्टार्ट हुआ है, और भारत 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों की भी मेजबानी करेगा, ये याद रखना, ठीक है। प्रथम खेल बिम्स्टेक जो आयोजित करेगा 2027 में, उसकी मेजबानी कौन करेगा, इंडिया, ठीक है। बिम्स्टेक में कौन कौन है, देखिए नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, श्रीलंका है और इंडिया है। कितना देश है, 7 देश। अब इसकी स्थापना कैसे हुई थी, क्या हुआ था, देखते हैं एक बार। देखिए क्षेत्रीय संगठन है, अध्यक्षता 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत इसको स्थापित किया गया, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 देश है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, वही देखिए, जो क्षेत्रीय कॉपरेशन है उसको बढ़ावा देना, विकास को बढ़ावा देना, संधारणीय विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, ये सारी चीज। अब आसियान को पढ़ते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अब आसियान में क्या है, भारत सदस्य नहीं है, भागीदार जरूर है, ठीक है। अपन ने आसियान देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है, एफटीए भी साइन कर रखा है, लेकिन भारत सदस्य नहीं है, ठीक है। सदस्य कौन है, जो दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है ना, उसके सारे देश। देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है और फिलीपींस है, ये देश है, ठीक है।
अब देखिए क्या हुआ, हाल ही में 22वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, ठीक है। और क्या है देखिए, इसमें भारत 2012 से रणनीतिक साझेदारी स्थापित कर रखा है, किसके साथ में, इसके साथ, आसियान देशों के साथ में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता एक मुक्त व्यापार एफटीए है, जिसे 2009 में व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए हस्ताक्षरित किया था। मतलब 2009 में अपन भारत ने एफटीए साइन कर रखा है आसियान देशों के साथ में, लेकिन भारत देश का सदस्य नहीं है। हालांकि बहुत स्तरों पर ये सहयोग दिखता है, आपको पता है, ठीक है। ये आपको एक बार पढ़ लेना, आपको थोड़ा सा मतलब नॉलेज होना चाहिए कि हाँ आसियान में किस तरीके से भारत अपना सहयोग दे रहा है। एक मिनट दोस्तों, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये अपडेट आपको पता होना चाहिए। तिमोर लेस्ते है ना 2025 में आयोजित 47th आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान का 11वां देश बना है। कौन, तिमोर लेस्ते। ये कहाँ पर है, मैं आपको एक बार मैप पे बता देता हूँ। देखिए तिमोर लेस्ते ये रहा, ठीक है, छोटा सा देश है और सबसे युवा देश भी कह सकते हैं। तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य बना है। ये एशिया का सबसे युवा राष्ट्र है। तिमोर लेस्ते एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एशिया का एकमात्र ऐसा देश है, ठीक है ना, जो पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए क्वाड को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें फिर क्वाड से रिलेटेड जो कुछ मुख्य विशेषता है उनको भी अपन देखेंगे। उससे पहले पढ़ते थे क्वाड को। देखिए 4 देशों का समुदाय है, ठीक है। कौन कौन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ये 4 देश हैं और इन चारों को देशों को मिलाकर के क्वाड बनता है, ठीक है। अब देखिए 2007 में जापान द्वारा इसे औपचारिक रूप दिया गया था। पहली क्वाड बैठक जो थी आसियान क्षेत्रीय मंच के दौरान आयोजित हुई थी। 2017 में पहली आधिकारिक वार्ता फिलीपींस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित हुई। ये सारी चीजें थी, ठीक है। मतलब एक क्रमिक रूप में इसका विकास हुआ, कोई एकदम से क्वाड नहीं बना था, ठीक है। अब क्वाड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ते हैं। क्वाड कैंसर मूनशॉट, इसका प्रारंभिक ध्यान एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो कैंसर से रिलेटेड जो चीजें है ना, जो थायराइड कैंसर है, ग्रीवा से रिलेटेड, उसके लिए इसको स्टैब्लिश किया गया। क्वाड कैंसर मूनशॉट। हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु समुद्री पहल मैत्री, ठीक है। समुद्र में क्वाड पोत पर्यवेक्षण मिशन, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क रेन और बायो एक्सप्लोर पहल, ये सारी चीजें जो है ना वो क्वाड के अंतर्गत स्थापित कर रखी है। बायो एक्सप्लोर पहल अगर पूछे तो ये एआई संचालित अन्वेषण है, जैविक डेटा का एआई अन्वेषण, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय जिसे कहते हैं इकोवास, ठीक है। इसमें क्या है, जो इकोवास है ना, इसकी हाल ही में 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, 50वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। इसकी स्थापना 28 मई 1975 में की गई थी और लागोस संधि पर हस्ताक्षर करके इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए लागोस संधि, 2 फैक्ट आपको याद रखना इससे रिलेटेड, लागोस संधि और 1975, ठीक है। इसके बाद में इसकी स्थापना हुई। सबसे पहले इसमें 15 सदस्य थे, अभी कितने बचे, 12 सदस्य, ठीक है। अब देखिए नाइजीरिया है, बेनिन है, टोगो है, घाना है, आइवरी कोस्ट है, लाइबेरिया है, सियरा लियोन है, गिनी है, गिनी बसऊ है, गाम्बिया है। देखिए माली नहीं है, नाइजर नहीं है, नाइजीरिया है, नाइजर नहीं है, चाड नहीं है, कैमरून नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। इकोवास ने 1990 में अपना पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया था और जनवरी 2015 में ये साझा जो बाह्य शुल्क व्यवस्था थी ना, उसको स्थापना इसने इन्होंने करी थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 20 वर्षों बाद में ईरान को उल्लंघनकर्ता के रूप में घोषित किया इसने। और अब ये चीज़ है कि अब ईरान अगर न्यूज में था तो ईरान की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि फारस की खाड़ी से ये जुड़ता है, उत्तर में कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है, ठीक है। इराक इसके साइड में है, ठीक है, किस साइड में, वेस्ट में। फिर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों के साथ में भी सीमा साझा करता है। तो ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान होनी चाहिए। और अगर शहरों के नाम पूछ ले, नतांज है, तेहरान है, अर्क है, इस्फहान है, ये किस देश से रिलेटेड शहर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ईरान से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में, ठीक है। शांति और विकास के लिए परमाणु को यूज में लेना ये इसका एम था। 180 देश है, भारत भी इसका सदस्य है, ठीक है। उत्तरी कोरिया 1974 में शामिल हुआ था लेकिन 1994 में इससे अलग हो गया।
सभी सदस्य देश प्रत्येक वर्ष वियना में बैठक करते हैं। ठीक है, ये कुछ आपको फैक्ट याद होने चाहिए। देखिए जो एनपीटी है ना, मतलब कि अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, न्यूक्लियर जो मतलब उसको प्रोहिबिट करना, उसके जो उसका जो फैलाव हो रहा है उसको, एनपीटी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, अभी तक भारत, इजराइल और पाकिस्तान कभी भी इसके सदस्य नहीं बने। उत्तरी कोरिया 2003 में इसे हटा था, उससे पहले इसका सदस्य था। मतलब कि एनपीटी में अभी तक भारत, इजराइल और पाकिस्तान अभी तक सदस्य नहीं बने, बाकी सभी, उत्तरी कोरिया तक इसका सदस्य रहा हुआ है। ठीक है, अब नेटो के बारे में पढ़ते हैं। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी देखिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट पढ़ते हैं, कैसे कब स्थापना हुई थी। देखिए नेटो की जो स्थापना थी ना, वो 1949 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद में वॉशिंगटन संधि के तहत इसकी स्थापना होती है। ठीक है, क्यों स्थापना हुई? जो उस टाइम का सोवियत संघ था ना, उसके विस्तार को रोकना था, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर के विस्तार को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके जो मुख्यालय है ना, वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का एक यूरोप और अमेरिका के 32 देशों का एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। ध्यान रखना, सैन्य संगठन है। और इसका जो न्यूनतम जो सदस्य है ना, नवीनतम, वो स्वीडन है। उससे पहले 2023 में फिनलैंड भी शामिल हुआ था। तो फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों अभी हाल ही में नेटो के सदस्य है। यूक्रेन पूछे है या नहीं है, तो यूक्रेन नहीं है। ठीक है, बेलारूस बेलारूस भी नहीं है। तो ये सारे सवाल आपको ऐसे घुमा सकते हैं इस तरीके से। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि बेलारूस नहीं है, यूक्रेन नहीं है, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड अभी लेटेस्ट शामिल हो रखे हैं। इसका आर्टिकल 5 कहता है कि देखिए, नाटो के किसी भी देश पर आपने हमला कर दिया, मान लो इटली पर किसी देश ने हमला कर दिया, रूस ने, तो ये सिर्फ इटली पर हमला नहीं होगा, ये सभी जितने सदस्य देश हैं इन सभी पर हमला होगा, सामूहिक हमला। ठीक है, आर्टिकल 5 इसका ये कहता है। ये डेंटन शांति समझौता भी इससे रिलेटेड है, पढ़ लेना आप एक बार, है ना। देखिए जो अपना अगला टॉपिक जो है ना, वो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। देखिए दो चीजें पढ़ी अपन ने, पहले पढ़ा है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और आईसीसी, ये दोनों अलग है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये। ठीक है, अब क्या हुआ है कि बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने, है ना, आईसीसी की सदस्यता त्यागने की घोषणा करी है। इसका जो मुख्यालय वो हेग, नीदरलैंड में, और दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। ठीक है, इसको रोम जो संविधि है इसके द्वारा स्थापित किया गया था 1998 में। इसको अपनाया गया, 2002 से इसको लागू किया गया था। देखिए आईसीसी किसी भी गंभीर अपराध के आरोपी की जांच करता है, लेकिन ये सिर्फ व्यक्ति की जांच करता है, किसी भी समूह की या फिर किसी भी देश की ये जांच नहीं करेगा। उसकी जांच कौन करता है? आईसीजे, है ना। उनके विवाद, किसी भी देश या फिर किसी भी संगठन का जो विवाद का निपटारा है ना, वो होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से किसी की सुनवाई करनी है तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में होती है। ठीक है, 125 देश इसके सदस्य हैं। भारत, इजराइल, यूएसए, रूस और चाइना इसके सदस्य नहीं है। आपको ये समझना है, भारत, इजराइल, यूएसए, रूस और चाइना इसके सदस्य नहीं है। आईसीसी के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका देखिए हाल ही में 113वां सम्मेलन जिनेवा में संपन्न हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड उपलब्धियां क्या? देखिए कि ये पहला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो कि कार्य परिवेश में जो जैविक खतरों पर कन्वेंशन है ना 2025, उससे निपटने के लिए एक इन्होंने समझौता लाया है। ठीक है, सामुद्रिक श्रम कन्वेंशन, बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून ने भारत ने 2015 में इस कन्वेंशन की पुष्टि करी थी। ठीक है, आईएलओ क्या है? 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में वर्साई संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल रखा है 1969 में। ये सारी चीज़ें आपको एकदम थोड़ा याद होना चाहिए। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसे। देखिए ये समझना कि देखिए रूस है, कजाकिस्तान है, आर्मीनिया है, बेलारूस है और किर्गिस्तान है। अगर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, आपको बोल देगा जर्मनी इसका सदस्य है, नहीं है। फ्रांस इसका सदस्य है, नहीं है। इटली इसका सदस्य है, नहीं है। कौन कौन है सदस्य? रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मीनिया और बेलारूस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, भारत इनके संस्थापक सदस्यों में से एक है और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए कुछ रिपोर्ट्स है, कुछ इनिशिएटिव्स है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, WEF, विश्व आर्थिक मंच,
उसकी 4 रिपोर्ट्स आती है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। ठीक है। एफएटीएफ की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, वीपो जो बौद्धिक संपदा से रिलेटेड जो संगठन है उसका क्या, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिपोर्ट। ठीक है। विश्व बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल डिफेंस रिपोर्ट और फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट। आईएलओ वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट और वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें ये रिपोर्ट्स वगैरह आपने देख ली। देखिए अब कुछ प्लेसेज इन न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं, अब देखिए प्लेसेज इन न्यूज़ में सिंपल सा खेल है, मिलान वाला आएगा। देखिए 3 क्षेत्र दे देंगे, शहरों के नाम या फिर कुछ क्षेत्रों के नाम, और सामने दे देंगे 3 देशों के नाम और बोल देंगे कि कितने पेयर मिलान होते हैं, हाउ मैनी पेयर्स। ठीक है। अब देखिए पूछ लिया सांगाई क्षेत्र किसका है, सांगाई क्षेत्र है किसका, म्यांमार का। अब रखाइन राज्य म्यांमार का सबसे पश्चिमी राज्य है। रखाइन राज्य, सांगाई क्षेत्र किससे रिलेटेड है, म्यांमार से। इसके बैकग्राउंड को आपको नहीं पढ़ना है, सिंपल मैं कह रहा हूँ, जो क्षेत्र न्यूज़ में रहे उसको याद कर लोगे किस देश से रिलेटेड है, आपका सवाल सही हो जाएगा। सांगाई क्षेत्र, रखाइन राज्य, म्यांमार से रिलेटेड। ठीक है। अंटानानारिवो मेडागास्कर की राजधानी है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। पहला कौन सा है, पहला है अपना ग्रीनलैंड और दूसरा कौन सा है, मेडागास्कर। तो अंटानानारिवो मेडागास्कर की राजधानी है। अब देखिए कुछ सूडान से रिलेटेड कुछ न्यूज़ में रहते स्थान, दारपुर, खार्तूम, कोर्डोफान, ब्लू नाइल, एल फशेर, ये सारे जो क्षेत्र है ना वो सूडान के हैं। ठीक है। और सूडान कहाँ पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी जो अफ्रीका है ना वहाँ पर। ठीक है। ये देखिए खार्तूम है। सूडान से रिलेटेड कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, मिस्र, लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीका गणराज्य, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया और इरिट्रिया। और ये अपने लाल सागर के साथ में, लाल सागर से ये अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों का आपको ध्यान रखना है, कीव है, डोनेस्क है, जपोरिजिया है, चेकोर्सी है, चेर्निहाइव है, खार्किव है। ये कुछ क्षेत्र हैं जो यूक्रेन में न्यूज़ में बने रहते हैं। आपको याद रखना है कि ये क्षेत्र यूक्रेन से रिलेटेड है। उत्तर कीवू इतुरी प्रांत कांगो से रिलेटेड है, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। कांगो के साथ सीमा कौन कौन से देश साझा करते हैं, दक्षिणी सूडान, युगांडा, रवांडा, बरूंडी, तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, अंगोला, किंशासा, कांगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ये कुछ देश हैं जो DRC है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उससे जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है। तो याद होना चाहिए कि उत्तरी कीवू इतुरी प्रांत कांगो से रिलेटेड है। बाल्टिक सागर देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। ये कौन सी जो खाड़ी है, बोथनिया की थानी जो खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, रीका खाड़ी, और ये सारे बाल्टिक से रिलेटेड ये खाड़ियाँ हैं। ठीक है। और उसके बाद में ये पृथ्वी का सबसे नया महासागर है और लवणीय जल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जेंगिजूर कॉरिडोर अगर आपको पूछ ले कि जेंगिजूर कॉरिडोर किस देश से रिलेटेड है, तो ये अजरबैजान और आर्मिया के बीच में एक कॉरिडोर है। ये कौन सा है, परिवहन मार्ग है। सिंपल से क्या खोलना है, ये एक परिवहन मार्ग है जो 43 किलोमीटर लंबा है और ये अजरबैजान के बाकू बंदरगाह को नक्शिबन स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और जो कि आगे तुर्की तक जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये क्या है, जेंगिजूर कॉरिडोर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक परिवहन मार्ग है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंपल सा बनना, स्ट्रेट थंडर 2025 से रिलेटेड किससे रिलेटेड है, ताइवान संधि से रिलेटेड है। ठीक है। लाल सागर को अपन देखिए पढ़ लेते हैं। देखिए लाल सागर यहाँ पे कौन सी है, देखिए ये जो क्षेत्र है ना वो है सुएज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर। ये है भूमध्य सागर और यहाँ पर है लाल सागर, इन दोनों को जोड़ती है कौन सी, सुएज नहर। सिंपल। और ये जो अकाबा की खाड़ी है ना, ठीक है, जो जॉर्डन के साथ सीमा साझा करती है, सिनाई प्रायद्वीप है। देखिए ये मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है। एक बार आपको और समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ। ये है सिनाई प्रायद्वीप, ये वाला। अब ये मिस्र का हिस्सा है, जॉर्डन से सीमा साझा करता है, लेकिन ये जो बीच में है ना, ये है अकाबा खाड़ी। ठीक है। तो लाल सागर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए अकाबा की खाड़ी और ये सुएज नहर, फिर इसी तरह सुएज नहर और जो लाल सागर और भूमध्य सागर है, ये दोनों जुड़ते हैं। अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में कौन सी जो संधि है, बाब अल मंदेब। ठीक है, बाब अल मंदेब
संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, क्रेच संधि या फिर कैर्च संधि किससे रिलेटेड है? देखिए, एजोव सी और जो काला सागर है उन दोनों को कौन सी संधि जोड़ती है, कौन सी जल संधि जोड़ती है? कैर्च जल संधि। एजोव सी और काला सागर इन दोनों को कैर्च। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो मरमरा या मरमरा सागर है इनको कौन कौन सी 2-3 संधि और है, बास्पोरस संधि। ठीक है, इनको आपको पढ़ना है, बास्पोरस संधि किन किन जो जलाशय के क्षेत्रों को जोड़ती है। ठीक है ना, पढ़ लेना एक बार आप। ओके, अब देखिए कुछ ज़्यादा जो छोटे छोटे क्षेत्र थे वो काफ़ी न्यूज़ में। चोलिस्तान पाकिस्तान से रिलेटेड है, पटानी संघर्ष दक्षिण थाईलैंड से रिलेटेड है, ब्लू नाइल लेबनान और इसराइल के बीच की जो समुद्री लाइन है ना, ब्लू लाइन लेबनान और इसराइल, और ग्रीन लाइन वेस्ट बैंक और इसराइल। ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन। ठीक है, ओके ओके ओके, इसमें ये चीज़ें मैंने देखिए हाईलाइट कर रखे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना किस देश से रिलेटेड है। देखिए, कोस्टा रिका न्यूज़ में था, तो कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सैन जोन्स, जो कि कैरेबियन द्वीप समूह और प्रशांत महासागर इन दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, मध्य अमेरिका देश है, उसके उत्तर में निकारागुआ है, साउथ में जो पनामा सिटी है वो स्थित है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक, पूछ ले नूक किस देश का शहर है? तो ग्रीनलैंड का। अब ग्रीनलैंड में देखिए इसके आइसलैंड इसके आसपास है, ये जो नूक इसकी राजधानी वो सदर्न मोस्ट पार्ट में है। ठीक है, और उत्तरी समुद्री मार्ग देखिए ये वाला देख लेना आप, ये ज़्यादा न्यूज मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। अब आगे बढ़ते आगे। कतर ऐसा देश है, कतर की राजधानी दोहा। कतर एकमात्र देश है जो कि इसकी स्थलीय सीमा सिर्फ एक देश के साथ लगती है, वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, प्रायद्वीप जो अरब प्रायद्वीप के जो देश है ना उनमें से एकमात्र ऐसा देश है कतर जिसकी सीमा सिर्फ एक देश के साथ लगती है, वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब देखिए चागोस द्वीप समूह क्या हुआ है, न्यूज़ में क्या था, यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को सौंप दिया। कि देखिए ये लीज पे ले रखा था, आपको पता होगा तो उसके बाद में अभी मॉरिशस को ये फिर से सौंप दिया गया। चागोस द्वीप समूह, डिएगो गार्सिया। चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ना वो है डिएगो गार्सिया। ठीक है, इसके उत्तर में मालदीव है, फिर सेशल्स, मेडागास्कर, फिर मॉरिशस। नॉर्थ टू साउथ में आपको एक बार जमाना आना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ एक बार आप इसको जमा करके देख लीजिएगा कि कौन नॉर्थ में कौन साउथ में है। ठीक है, डिएगो गार्सिया में यूएसए का जो सैन्य अड्डा भी स्थापित है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब फारस की खाड़ी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी इन दोनों को कौन सी जल संधि मिलाती है? हॉर्मुज जल संधि, ये वाली। ठीक है ना, हॉर्मुज जल संधि से ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी दोनों को मिलाया जाता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। टोकरा किसका शहर है? जापान का दक्षिणी भाग है। ठीक है, बित्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बित्रा द्वीप है लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है बित्रा द्वीप, बस इतना सा ध्यान रखना। ईस्टर द्वीप चिली के जो संप्रभुता इसमें है और प्रशांत महासागर में ये स्थापित है। ठीक है, ओके। देखिए इजराइल को थोड़ा सा समझना क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है, हर बार न्यूज़ में बना रहता है। इजराइल को देखिए 2-3 क्षेत्रों में बांट करके देख सकते हैं। इजराइल फिलिस्तीन वाला जिसमें वेस्ट बैंक शामिल है और ये गाज़ा पट्टी। ठीक है, अब देखिए इजराइल के नॉर्थ में तो है लेबनान, वेस्ट में कौन है? भूमध्य सागर। ठीक है, साउथ में सिनाई प्रायद्वीप का मिस्र। ठीक है, और पूर्वी जो देश है वो जॉर्डन और सीरिया, और गोलन हाइट्स जो सीरिया का क्षेत्र था जिनको इजराइल ने एनेक्स कर लिया था, जो 7 डेज वॉर हुई थी ना उसमें। तो अब देखिए इसका थोड़ा बैकग्राउंड तो अपने समझ लिया। देखिए राफा क्रॉसिंग मिस्र की साइड खुलती है और एरेस क्रॉसिंग जो यरूशलेम या फिर जो इजराइल की तरफ इसकी गाजा पट्टी की खुलती है। अब देखिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं क्या हुआ था। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा अपन बाद में पढ़ेंगे जब इसके थोड़ा डिटेल में इजराइल को अपन पढ़ेंगे ना, इजराइल संबंधों के साथ में भारत का जो संबंध है, तब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। देखिए मालदीव ये कुछ चैनल है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ये सिंपल सा है कि अक्षांशीय रेखा जो कि 2 क्षेत्रों को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मतलब 8 डिग्री अक्षांश जो कि मिनिकॉय और जो मालदीव है ना इन दोनों को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कवरती लक्षद्वीप है, इन दोनों को अलग कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। सिंपल। ठीक है,
10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोनों को अलग करता है। नॉर्थ में अंडमान, साउथ में निकोबार, और बीच में 10 डिग्री चैनल। ठीक है। साइप्रस कहाँ पर है? तो साइप्रस है भूमध्य जो सागर है ना, उसमें एक देश स्थित है साइप्रस, द्वीपीय देश है। हालांकि भौगोलिक रूप से तो ये मतलब क्या कहते हैं, एशियन हिस्सा है, लेकिन ये नेटो में भी शामिल है। ठीक है ना। यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है। आई थिंक नेटो में शामिल नहीं है, यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन जो संघ है ना, उसका सदस्य है साइप्रस, लेकिन भौगोलिक रूप से ये एशिया का क्षेत्र है। ठीक है। ओके। चिली, देखिए बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, ये जो क्या कहते हैं अपने, अरे यार, जो लिथियम ट्रायंगल है ना, सिंपल लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। कौन कौन सा? बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, ये तीनों। ठीक है। ये है लिथियम ट्रायंगल। लिथियम इन 3 देशों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सिंपल। ठीक है। ओके। फिलीपींस, मनीला इसकी राजधानी है। प्रशांत महासागर, सुलू सागर, तो ये रिलेटेड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखते हैं द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। भारत और दूसरे देशों के साथ में जो द्विपक्षीय संबंध है ना, उनको पढ़ते हैं थोड़ा सा। भारत चीन के साथ में, देखिए सबसे बड़ा भारत है ना, वो चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसमें भारत को बहुत ज़्यादा 100 बिलियन के आसपास, 100 बिलियन यूएसडी के आसपास व्यापार घाटा है। ठीक है। तो भारत व्यापार घाटे में स्थित है चीन के साथ में, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब कुछ जो सीमा से रिलेटेड विवाद है। जॉनसन जो 1865 में पश्चिमी जो लद्दाख का क्षेत्र है ना, वहाँ पर भारत तो जॉनसन सीमा को मानता है, लेकिन चाइना क्या बोलता है कि हम जॉनसन सीमा को नहीं मानते। वो मानते हैं मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन को चाइना द्वारा मान्यता मिलती है। ठीक है। और देखिए और क्या पढ़ा जा सकता है। हाँ, देखिए जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति है चाइना की, उसमें देखिए पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को विकसित किया जा रहा है, श्रीलंका में हम्बनटोटा, बांग्लादेश में चटगांव, म्यांमार में सितवे और कोको पोर्ट। ठीक है। जिबूती में इनका सैन्य अड्डा भी है। तो भारत को या फिर दक्षिण जो हिंद महासागर है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है, उसको पूरी घेरने की इनकी नीति है। उसके जो जवाब में भारत का क्या, नेकलेस ऑफ डायमंड्स, हीरो का हार। ठीक है। ये भारत की रणनीति है। उसमें ईरान में चाबार, ठीक है, ओमान, सिंगापुर में चांबी नौसैनिक अड्डा, ये सारी चीज़ें भारत की है, जो भारत अपना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। एक्ट ईस्ट नीति है, क्वाड है, सागर पहल है, महासागर पहल है। तो इससे भारत चाइना को काउंटर कर रहा है। ठीक है ना। अब देखिए भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, सी पैक क्या है, चाइना के काशगर से लेकर के पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जो परिवहन व्यवस्था को विकसित किया जा रहा है, ठीक है, उसको मतलब इकोनॉमिकली डेवलप किया जा रहा है, तो वो है सी पैक। अब वो क्यों विवाद का विषय, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, पीओके, उसमें से गुजरता है। तो इससे भारत को सिंपल सा है कि भारत मतलब रेज करता है अपनी प्रॉब्लम्स को कि भाई ये भारत का एरिया है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, इसमें से आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप कोई जो परिवहन मार्ग है उसको आप बनाओगे। ठीक है। ये चीज़ें। अब देखिए हाल ही में जो कोलंबिया ने है ना, जो BRI, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, उसमें जो कोलंबिया है वो भी शामिल हो गया। भारत पाकिस्तान में देखिए सिंधु नदी समझौता काफ़ी न्यूज में था, क्योंकि जो अभी जो पहलगाम हमला हुआ था ना, पहलगाम आतंकी हमला, उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये जो स्टेट फंडेड जो टेररिज्म है इसको फैलाने की जो कोशिश है, उसमें भारत ने सिंधु नदी का जो समझौता है उसको मानने से इनकार कर दिया। देखिए सिंधु जल नदी, सिंपल सा नदी, जो 5-6 नदियाँ हैं उनके डिवीज़न की बात करता है। किस तरीके से डिवीज़न होगा कि जो पश्चिमी नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों का जल है वो कौन उपयोग करेगा? पाकिस्तान। ठीक है भाई। और जो पूर्वी नदियाँ हैं जो भारत के नियंत्रण में, कौन कौन सी? सतलुज, व्यास और रावी, इन तीनों नदियों का जो पानी है उसको कौन यूटिलाइज करेगा? उसका वो है भारत। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ये सिंपल सी बात समझनी है। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो स्टेशन है वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, रतले, जम्मू कश्मीर। ठीक है। रतले और किशनगढ़ ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाइड्रो पावर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो संयंत्र है वो स्थापित किए गए। ठीक है। शिमला समझौता देखिए 1971 के वॉर के बाद में शांति उपाय के रूप में इसको लागू किया गया था, और उसी के तहत फिर LOC की स्थापना हुई और ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है। ओके। सर क्रीक विवाद क्या? देखिए
सर क्रीक विवाद, सर क्रीक है क्या? पहली बात तो एक ज्वार नदमुख है, ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी है, ठीक है, टाइडल एस्चुरी है। 96 किलोमीटर ये विवादित क्षेत्र है। हालांकि ये भारत का क्षेत्र है, लेकिन पाकिस्तान इसको लेकर के कई बार विवाद उत्पन्न कर देता है, ठीक है। ओके, थालवेग सिद्धांत क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल क्षेत्र कानून सिद्धांत, इसमें ये होगा कि जो राष्ट्रीय सीमा है ना वो जल मार्ग से इस्टेब्लिश होगी। और उसमें ये कहा गया था कि जो नौकायन से रिलेटेड जो क्षेत्र है उसमें जो सेंटर पॉइंट होगा उस जलाशय का, वो ही सीमा को निर्धारित करेगा। तो पाकिस्तान कहता है कि भाई जो सर क्रीक है वो तो नौकायन योग्य है भी नहीं, वो तो एकदम दलदली क्षेत्र है, तो हम जो बोल रहे हैं वही सीमा होगी। तो इस तरीके से विवाद उत्पन्न हो जाता है। भारत बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। और सैन्य अभ्यासों में संप्रति है, मिलन है, सार्क, बिम्स्टेक, BBIN, इंडियन ओशन जो रिंग एसोसिएशन है, तो ये सारे क्षेत्रों पर भारत और बांग्लादेश साझा जो समन्वय है वहाँ पर स्थापित करते हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है, इनको आप पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, ठीक है ना। तो भारत अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर स्थापित किया जाता है। हेरात में भारत पाकिस्तान मैत्री बांध जो सलमा डैम है उसको विकसित कर रहा है, ठीक है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान से रिलेटेड है, सिंपल, ठीक है। अब देखिए इसके जो सीमा कौन कौन साझा करता है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, ठीक है, और एक भारत है यहाँ पर। देखिए भारतीय और श्रीलंकाई जो क्षेत्र है उसके बीच में जो संबंध के जो पहलू है उनको समझते हैं। त्रिकोमाली में थिरु कोणेश्वर मंदिर, नुब्रा एलिया में सीता एलिया मंदिर और सेक्रेड सिटी कॉम्प्लेक्स, इन 3 प्रोजेक्ट को स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, विकसित किया जा रहा है। ओके, दोनों ही जो राष्ट्रमंडल है उनके देश है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के देश है, बिम्स्टेक के सदस्य है दोनों, ठीक है। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। FDI सबसे ज़्यादा श्रीलंका में भारतीय FDI है, ठीक है ना। कच्चा थीवु जो क्षेत्रीय विवाद है ना वो काफ़ी विवाद में रहता है कि 1974 में कच्चा थीवु को श्रीलंका को सौंप दिया गया इंदिरा गांधी जी के समय पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या होगा कि भारतीय जो क्या कहते हैं, भारतीय मछुआरे, ये मतलब मछली पकड़ते पकड़ते कच्चा थीवु द्वीप तक चले जाते हैं। अब वो अभी ऑफिशियल रूप में कच्चा थीवु श्रीलंका का पार्ट है। तो ये बहुत बार मतलब मछुआरों को पकड़ लिया जाता है, इस तरीके के न्यूज़ सामने आती रहती है, ठीक है। अमेरिका भारत क्या संबंध है? देखिए भारत अमेरिका के साथ में पॉजिटिव व्यापार में या फिर अधिशेष व्यापार में मतलब कमाता है, या फिर अधिशेष व्यापार भारत को प्राप्त होता है, ठीक है। चाइना के साथ में अपना 100 बिलियन US डॉलर के आसपास का नुकसान होता है, ठीक है। अमेरिका ने 2016 में भारत को MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया था, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 की वार्ताएं होती है, मतलब वित्त मंत्री और जो रक्षा मंत्री है इसके रिलेटेड, ठीक है। मालाबार अभ्यास होता है, टाइगर ट्रायम्फ होता है, युद्ध अभ्यास, ये सारे युद्ध अभ्यास भारत के अमेरिका के साथ में हो रहे हैं, ठीक है। भारत 2024 में सोसा यानी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था का सदस्य बन जाता है, ठीक है। लेमोआ समझौता हो रखा है, कॉमकासा समझौता है, ISA बेका, आईसेट है। आईसेट में क्या है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत भारत और जो USA इंडिया USA उनके बीच में मतलब समन्वय को स्थापित किया जा रहा है दोनों देशों के बीच में, ठीक है ना। ओके, अमेरिका की मिसिसिपी सबसे लंबी नदी है, ग्रेट लेक्स, बेरिंग जल संधि, ये आपको ज्योग्राफी की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। भारत रूस में क्या है, अभी भी भारत और रूस के बीच में सर्वाधिक जो क्या कहते हैं जो सैन्य हथियार हैं वो सबसे ज़्यादा भारत किससे खरीदता है, रूस से, ठीक है। ओके, अब देखिए जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ना उनको अभी जो हाल ही में भारत ने सबसे पहला जो व्यापार है किसके साथ में हुआ है, अपने वियतनाम के साथ में, ठीक है ना। वियतनाम को इन्होंने बेचा है, किसको, ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है ना उनको, ठीक है। अब देखिए कुछ भौगोलिक विशेषता है आपको पढ़ लेनी है, थोड़ी सी मतलब फैक्चुअल है तो ये चीज़ें याद ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। वीडियो पॉज करके देख लेना या फिर आपको इसकी PDF तो मिल ही जाएगी, तो टेलीग्राम से आप एक बार पढ़ लेना, जो चीज़ें समझाने वाली मैं समझा दूंगा। भारत और UK के बीच में संबंध देखिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ
FTA वगैरह साइन हो रखे हैं, ये चीज़ें पढ़ लेना। कोंकण जो सैन्य अभ्यास है, रक्षा सहयोग है। कोबरा वॉरियर वायुसेना, अजय वॉरियर थल सेना। भारत और जापान में सेपा 2011 में प्रभाव में आया था। 2+2 की मंत्री स्तरीय वार्ता है। जीमैक्स है, धर्म गार्जियन है, ठीक है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे, महसार प्रमुख परियोजना है इसकी। ओके ओके ओके। सखालिन प्रायद्वीप किसका है? रसिया का, ठीक है। ओके। भारत UAE संबंध, भारत मार्ट भारत की वेयरिंग फैसिलिटी है। ओके। दोनों देश ब्रिक्स है, IU2 है। भारत इजराइल UAE संयुक्त राज्य अमेरिका, UAE फ्रांस, भारत UFI जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भागीदारी को मतलब साझा करते हैं। UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, जो निर्यात गंतव्य है ना, वो है UAE भारत का, ठीक है ना। ओके। अब UAE फारस की खाड़ी से, ठीक है, सीमा साझा करता है। ओके। सऊदी अरेबिया, ये देखिए फैक्चुअल चीज़ें, एक बार आपको वीडियो पॉज करके इनको पढ़ लेना है एक बार, और आप अगर PDF से भी रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें समझाने लायक है नहीं। आपको बस याद होना चाहिए कि व्यापारिक हिस्से, इसमें देखिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि व्यापारिक हिस्सेदारी किन देशों के साथ में कैसी है, उनके साथ में व्यापार अपना अधिशेष होता है या फिर व्यापार घाटा होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। और ये विश्व का सबसे बड़ा देश है जहाँ पर कोई नदी भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल रेगिस्तानी क्षेत्र है, कोई नदी नहीं है, ठीक है। ओके। भारत मॉरिशस समझ लेना एक बार, मॉरिशस की लगभग 70% आबादी है ना, वो भारतीय मूल की है। और भारत और मॉरिशस के बीच में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ना, वो हो रखा है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का हिस्सा है। ओके। भारत मध्य एशिया में कजाकिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। ये देश, अफगानिस्तान नहीं आता तो, ओके, ये सारे देश आते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी अवसंरचना विकास है, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से चीज़ें मतलब रन करी है इन्होंने, ये सारी चीज़ें आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। भारत अफ्रीकी संबंध ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। ओके। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका के साथ, जाम्बिया के साथ और अंगोला के साथ में सीमा साझा करता है। जिम्बाब्वे के साथ नहीं करता, बोत्सवाना के साथ करता है, ठीक है। घाना की राजधानी अक्रा, आपको याद होना चाहिए, अक्रा घाना, ठीक है। ओके। भारत लैटिन अमेरिका के बीच में संबंध देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। खनिज विदेश लिमिटेड इंडिया लिमिटेड जो काबिल है ना, उसने अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक्स के अधिग्रहण के लिए वहाँ की जो कंपनी है केमियन, उसके साथ में समझौता किया है। और भारत की पहली सरकारी कंपनी है जिसका जो पहला लिथियम खोज और खनन की परियोजना है, ठीक है। चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया आपको पता है लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है, जो विश्व के 35% से भी अधिक लिथियम भंडार वहाँ पर मौजूद है। ओके। मर्कासुर दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, ब्राज़ील, ठीक है। मर्कासुर क्या है? ये लैटिन अमेरिका का दक्षिणी साझा बाजार है और जिसमें स्पेनिश नाम जिसे मर्कासुर कहा जाता है, ठीक है। मोंटेविडियो उरुग्वे का क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। और ये मकर रेखा, भूमध्य रेखा इसके देशों से होकर गुजरती है। नीरोबीरियम का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है ये, ठीक है। ओके। इजराइल अमेरिका विवाद देखिए, अब इजराइल अमेरिका विवाद, ओके ओके। नतांज इस्फहान फोर्डो, ये शहर किससे रिलेटेड है? ईरान से रिलेटेड, बस इसमें यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को, इन तीनों शहरों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। शांति शांति सम्मेलन देखिए। ओके। देखिए इजराइल फिलिस्तीन विवाद की जो घटनाएं थी वो किस तरीके से बढ़ती है आगे। जो बाल्फोर घोषणा थी ना, उसमें क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन ने ये घोषणा करी कि फिलिस्तीन को या फिर फिलिस्तीनी जो यहूदी है उनके लिए अलग मातृभूमि को इस्टेब्लिश किया जाए, एक अलग देश बनाया जाए फिलिस्तीन, ठीक है। 1947 में क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र ने विभाजन रेखा खींची, फिलिस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों के रूप में विभाजित करने के लिए यरूशलेम पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण को स्थापित किया गया। 1967 में क्या होता है, 6 दिन का युद्ध होता है जिसने इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम, सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स किसका था, किस देश का ये क्षेत्र है, सीरिया का, उसको कब्जे में कर दिया। फिर 1993 में ओस्लो समझौता होता है, फिर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में फिलिस्तीनियों को सीमित स्वशासन दिया गया कि आप यहाँ पर रूल कर सकते हैं। फिर 2006 में हमास की जीत हो जाती है। 2020 में अब्राहम
समझौता होगा, अब्राहम अकॉर्ड होता है, जिसमें इसराइल और अरब राज्यों के बीच में संबंधों को सामान्य करने के लिए ये समझौता हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है ना। क्योंकि 6 दिन का जो युद्ध हुआ था ना वो अरब देशों के बीच में ही हुआ था, इसराइल का। ओके, ठीक है। ये देखिए इसराइल की सीमा किस किस के साथ साझा करता है, जॉर्डन है, मिस्र है, ठीक है, सीरिया है, लेबनान है, ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ओके ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिलिस्तीन, ऑकस, ऑकस में कौन कौन देश है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। और ये मुख्यतः किस लिए बनाया, ये देखिए गिलोंग ट्रीटी से बनाया था, और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन है ना उनको विकसित करना, ठीक है। 3 देशों के बीच में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2021 में स्थापना हुई थी इसकी, और कुल मिलाकर के सुरक्षा साझेदारी है, जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है उनको विकसित करना, और जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें अपनी जो यूएसए और वो जो यूके की है उसकी जो पावर है उसको इस्टेब्लिश करना, ठीक है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक, आईमैक कहाँ से, मुंबई से लेकर के जो पीरियस जो ग्रीस का शहर है वहाँ तक है, और इसमें जबल अली, रियाद, हाइफा, अल हदीसा, हरद, अल गुवैत, ये किस किस देश में स्थित शहर, इनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। प्रवासी भारतीय देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रत्यर्पण संधि क्या होती है, एक्सट्रीडेशन, एक्सट्रीडिशन संधि मतलब कि 2 देशों के बीच में या फिर 2 से ज़्यादा देशों के बीच में ऐसी संधि कि अपराधियों को ट्रांसफर कर दिया जाए, मान लीजिए। और वो कब होगा, देखिए इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि प्रत्यर्पण तभी होगा जब आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है, और तभी संभव है जब दोनों कृत्य मतलब दोनों देशों में वो कृत्य अपराध माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अफगानिस्तान में जो अपराध माना जाता है इंडिया में वो नहीं माना जाता, और जो इंडिया में अपराध माना जाता है वो अफगानिस्तान में नहीं माना जाता। लेकिन ऐसा कृत्य जो दोनों ही देशों में अपराध माना जाए उसी को आप क्या कहोगे, उसी को आप मतलब प्रत्यर्पण करोगे। अगर पहले सजा मिल चुकी है तो फिर प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता, केवल उसी अपराध के लिए मुकदमा चलना चाहिए जिसके लिए प्रत्यर्पण हुआ है, ठीक है, और न्याय संगत होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। कलादार मल्टी मॉडल परियोजना पता आपको, कोलकाता से लेकर के समुद्री मार्ग, हुगली नदी से समुद्री मार्ग, फिर म्यांमार का सितवे पोर्ट, सितवे से प्लेतवा, सितवे से प्लेतवा किस नदी से, ये सितवे से प्लेतवा है अपने, एक मिनट ना दोस्तों, ओके हाँ, सितवे से प्लेतवा ये जो कलादा नदी है, फिर जो नेशनल हाईवे है, फिर वहाँ से आइजोल तक का जो मार्ग है वो है, ये कंप्लीट जो है कलादार मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल क्यों क्या कहता था, क्योंकि इसमें सड़क मार्ग भी है, समुद्री मार्ग भी है, ठीक है ना, इसलिए इसको मल्टी मॉडल कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शांग्री-ला डायलॉग किससे रिलेटेड है, सिंगापुर में शीत युद्ध के बाद में जो बहुपक्षवाद है उसको बढ़ावा देने के लिए शांग्री-ला एक होटल है, वहां पर सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शांग्री-ला। ओटावा अभियान है, फिनलैंड से रिलेटेड है। और जो एंटी पर्सनल लैंड माइंस है ना, यानी भूमि के जो बारूदी सुरंगें बनाई जाती है उसको पूरी तरीके से रोकने के लिए ये सम्मेलन लाया गया था, ओटावा अभियान, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्रूजबा पाइपलाइन रूस की है, ठीक है, जिसपे यूक्रेन ने अभी हाल फिलहाल में हमला किया था, उसको डैमेज किया था, इसलिए ये न्यूज में थी, ठीक है। ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है, अफ्रीका के जो जो नॉर्दर्न कंट्रीज है ना, जहाँ पर जो सहारा रेगिस्तान है वो फैला हुआ है, उसमें उसको ग्रीनरी वापस वहाँ पर पैदा करने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 2007 में इसको शुरू किया गया था। ओके, आप्सपा, आप्सपा न्यूज में था, देखिए इसमें क्या है, राज्यपाल, प्रशासक या फिर केंद्र सरकार किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र को या फिर किसी भाग के पूरे क्षेत्र में अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। और अगर कोई क्षेत्र अशांत घोषित हो गया, अशांत, उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो जाता है कि जो सेना है, सैन्य जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। वहाँ पर क्या होगा कि बिना वारंट के आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी परिसर में प्रवेश या फिर तलाशी लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 5 से अधिक अगर व्यक्ति एकत्र होकर के खड़े हैं तो उनको रोक सकते हैं आप, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप्सपा के तहत आती है। 1958 में इस एक्ट को लाया गया था, ठीक है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्से हैं ना, वहाँ पर अभी इसको बढ़ाया गया है फिलहाल, ठीक है। पिग बुचरिंग क्या कहते हैं, धोखे से कहीं पे मतलब
ये जो साइबर क्राइम है इनको बढ़ावा देना, ठीक है। फैंटम हैकिंग, टेक्नोलॉजी की सहायता से जूस जैकिंग, जिसमें जो पब्लिक यूएसबी चार्जिंग स्टेशन होते हैं उसमें मेलवेयर छोड़ देते हैं जिस वजह से वो मतलब किसी भी डिवाइस को हैक कर सकते हैं। क्रिप्टो जैकिंग, कंप्यूटिंग संसाधनों के बिना अनुपति से, ठीक है। ये चीज़ें I4AC 13 ये सारी चीज़ें इसको टैकल करने के लिए, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा। सुदर्शन चक्र मिशन किससे रिलेटेड है? तो वायु रक्षा प्रणाली विकसित कर रहे हैं भारत, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वायु रक्षा प्रणाली है सुदर्शन चक्र मिशन। जैविक हथियार अभी समय इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। ये कुछ वैश्विक परमाणु संधियाँ हैं, इसको आप एक बार न्यूज़ आप गूगल करके भी देखना, आपको है ना, अच्छे से पढ़ना, इसको गूगल करके देख लीजिएगा एक एक चीज़ को, ठीक है। भारत सदस्य है या नहीं है। सिल्वर नोटिस ये कौन जारी करता है? इंटरपोल इस तरीके के नोटिस जारी करता है जिसमें सिल्वर, रेड, ऑरेंज, येलो इस तरीके से ये नोटिस जारी करता है। और इसमें क्या क्या इसका मतलब होता है ये भी दे रखा है, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, UAPA 1967, इसमें एक ही व्यक्ति होता है, इसका जो अधिकरण है ना उसका एक ही व्यक्ति होता है, उसमें हाईकोर्ट का वकील होता, सॉरी न्यायाधीश होता है, ठीक है। ओके, NSA है ना जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसमें इसका जो एक हब है ना वो अयोध्या में अभी स्थापित किया जा रहा है। पहले से 6 हब इसके इस्टेब्लिश है पहले से, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी अयोध्या में इसको एक और स्थापित करने की बात हुई है, ठीक है। और देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन थोड़ा सा पढ़ना है। हॉक-आई 360 टेक्नोलॉजी, निगरानी क्षमता, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न भू कक्षा में 3 उपग्रहों के सहयोग से इसको इस्टेब्लिश किया गया। इग्लास क्या है? इग्लास है रूसी मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, ओके। प्रोजेक्ट वर्षा क्या है? प्रोजेक्ट वर्षा में नौसैनिक परियोजना है जिसमें भारत के जल के भीतर जो परमाणु क्षमता है ना उसको मजबूत करना है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, नक्सलियों के खिलाफ जो चलाया गया अभियान है ना वो है, सिंपल, ठीक है। अब ये कुछ ऑपरेशन यहाँ पे जो कुछ अभ्यास है ना, एक्सरसाइज न्यूज़ में थी, इनको आप देख लेना। तो देखिए आज की जो अपनी IR की जो क्लास थी ना उसको कम्प्लीटली हमने पूरा कर दिया है, ठीक है। जो भी न्यूज़ में चीज़ें थी अच्छे से अपने पढ़ लिया है और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में आपका जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी क्लास में, अच्छी सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।